माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वोकैब, उसका आर्टिकल, वोकैबुलरी आर्टिकल दोनों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है, ठीक है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड। पहला शब्द क्या है हमारा? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, अन का मतलब हो गया यहाँ पे नॉट, यानी विदाउट, ठीक है। अन हो गया नॉट या विदाउट, और प्री का मतलब आप जानते हैं बिफोर, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो पहले नहीं, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ये एडजेक्टिव है। सो अनप्रेसिडेंटेड, किसी का बिहेवियर अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब पहले उसने ऐसा कभी बिहेव नहीं किया। सो अनप्रेसिडेंटेड मतलब बिफोर नॉट, पहले नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। सो अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हैविंग हैपेंड, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मतलब वही एग्जिस्टेड बिफोर, ठीक है ना। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या हुआ? नेवर हैविंग हैपेंड बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी का बिहेवियर मान लो बहुत रूड है, और वो, लेकिन वो तो एक्चुअली में इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत प्यारा इंसान है वो, बट आप कह रहे हो इसका जो ये बिहेवियर था ना, ये अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब पहले इसने ऐसा कभी भी बिहेव नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? सो अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी भी नहीं हुई हो। जैसे अब आप इसे किसी भी तरीके के नाउन के साथ लगा दीजिए, वो हो जाएगा। जैसे हमने क्या बोला, ये जो ग्रोथ है, इस तरीके की, इस लेवल पे जो हमारी ग्रोथ हो रही है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इस तरीके से ग्रोथ तो पहले कभी भी नहीं हुई। मान लो एक दिन में ही आपको लाखों का बेनिफिट हो रहा है, लाखों का आपको प्रॉफिट निकल रहा है, तो ये जो ग्रोथ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरीके की ग्रोथ पहले कभी भी नहीं हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमर्ज। इमर्ज का मतलब कोई चीज जो अपीयर हो रही है, प्रेजेंट हो रही है आपके सामने, मीन्स प्रकट होना या निकलना, ठीक है। इमर्ज का मतलब प्रकट होना या निकलना। कल की क्लास में भी इमर्ज शब्द आया था, किसी बात के बारे में पता चलना। आपको किसी बात के बारे में पता चला, उसके बारे में आपको मालूम हुआ, आपको जानकारी प्राप्त हुई। तो जैसे प्रकट होने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, हिज विजिट बिकेम कॉन्ट्रोवर्शियल आफ्टर वीडियोज इमर्ज्ड ऑन सोशल मीडिया। और ये जो मैंने सेंटेंस लिया है, ये मैंने कल वाले ही न्यूज से लिया है जो हमने कल कवर की थी, कि जो उनकी विजिट थी वो क्या हो गई? कंट्रोवर्शियल हो गई। जब उनकी विजिट के रिगार्डिंग में वो जो वीडियोस थी वो सोशल मीडिया पे क्या होने लगी? अपीयर होने लगी, सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होने लगी, सोशल मीडिया पे बाहर आने लगी, तो उनकी जो विजिट थी वो कैसी बन गई? कंट्रोवर्शियल बन गई। देन दूसरा क्या था हमारा? इमर्ज का मतलब किसी चीज के बारे में पता चलना, उसके बारे में जानकारी मिलना। जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके दौरान क्या पता चला? हमें क्या पता चला कि शी हरसेल्फ हैड किल्ड हर चाइल्ड, कि उसने खुद अपने बच्चे को मारा है। ये चीज कब पता चली? ये चीज पता चली इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इमर्ज्ड, मतलब ये चीज क्या हुई? पता चली। क्या कि उसने खुद अपने बच्चे को मारा है। और शी हरसेल्फ का मतलब क्या हो गया? खुद, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? ये खुद है आपका, कि उसने खुद अपने बच्चे को मारा है, ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली। तो इमर्ज पता चल गया आपको, किसी चीज का अपीयर होना, प्रेजेंट होना, बाहर निकल के आना, या फिर हाँ बाहर निकल के आ रही है मतलब वो चीज अब रिवील हो गई है, लोगों को पता चल गई है उस चीज के बारे में। और अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी भी नहीं हुई हो। अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो पहले कभी भी ना किया हो। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो पहले कभी भी ना देखने को मिली हो। यहाँ तक डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लेट। स्लेट ये वर्ब है, इसके मीनिंग क्या होते हैं? देखो, जैसे ही इज स्लेटेड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? टू बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, कि मतलब भविष्य में ऐसा होने वाला है
इस चीज की हमको क्या है, संभावना है, हमें उम्मीद है कि ये चीज भविष्य में होने वाली है, यानी एक्सपेक्टेड है कि ये चीज भविष्य में होने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू बी एक्सपेक्टेड। डन है। तो जैसे ही इज, उससे ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टीम का अगला कैप्टन है वो यह बनेगा। या फिर स्लेट का दूसरा मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना। सीवियरली मीन्स बहुत ज्यादा, तो किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना। जैसे कि मान लो मूवी है, आजकल आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी हम चीजों को खैर क्रिटिसाइज कर देते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें वाकई में बहुत खराब भी होती हैं, वो डिजर्व करती हैं। तो जैसे आजकल तो खैर खास ज्यादातर मूवियाँ वो क्रिटिसाइज ही हो रही है ना। सो हिज मूवी वॉज स्लेटेड बाय द क्रिटिक्स। तो जो आलोचक है उन्होंने उसकी मूवी की बहुत ज्यादा निंदा की। इज इट क्लियर यहाँ तक? तो स्लेट का मीनिंग पता चल गया, या तो कोई चीज भविष्य में ऐसी होने वाली है, इसकी हमको उम्मीद है, और या फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, उसको बहुत बुरी तरीके से। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, राउट। राउट का मतलब क्या होता है, किसी को बुरी तरीके से हरा देना। आप इसको वर्ब यानी हरा देना, या फिर आप इसको नाउन यानी कि हार के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सो राउट वर्ब और नाउन दोनों इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, बुरी तरीके से आपने उसको हरा दिया। जैसे न्यू पार्टी वॉज राउटेड बाय ग्रेट नंबर, तो बहुत ज्यादा नंबरों से जो नई पार्टी थी उसको हरा दिया गया, वो हार गई। ठीक है। सो न्यू पार्टी वॉज राउटेड मीन्स जो नई पार्टी जो बनी थी वो बहुत ज्यादा नंबरों से हार गई, उसको हार मिली। अगर हम इसे नाउन की तरह यूज करें, देखो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका जो न्यू पार्टी वॉज राउटेड, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट का ये पैसिव है। क्योंकि देखो न्यू पार्टी खुद तो नहीं हारी ना, किसी ने उसको हराया है, तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। एंड द इलेक्शन वॉज, ये इलेक्शन आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज इसकी मेन वर्ब हो गई, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कोई दूसरे आपको दिख रहा है वर्ब नहीं है, ए क्या है, आर्टिकल हो गया। ठीक है। अब ये जो राउट है ना, यहाँ पे ये नाउन हो गया और कंप्लीट आपका एडजेक्टिव हो गया। डन है। सो द इलेक्शन वॉज अ कंप्लीट राउट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिफीट। इस राउट का मतलब डिफीट हो गया। तो जो इलेक्शन था वो बुरी तरीके से हार हुई उसमें। ठीक है। वो बुरी तरीके से उसमें डिफीट हुई। डन है ना। तो राउट के आप वर्ब नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं इसको, और रा वाला राउट का साउंड आएगा, साउंड पे भी ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट हमारा शब्द है आउट गोइंग। आउट गोइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ये वाला जो मैंने पहला मीनिंग लिखा है ये आपको पता होगा। जैसे आउट गोइंग पर्सनैलिटी है, आउट गोइंग पर्सन है। तो आउट गोइंग पर्सन कैसे होते हैं, आउट गोइंग को ऐसे ही देख लो, जिन लोगों को बाहर जाना पसंद हो, आप ऐसे सोच लो। गोइंग मतलब जाना, आउट मतलब बाहर। तो आउट गोइंग पर्सन कैसे होते हैं, जो जिनको बाहर जाना पसंद है। और बाहर जाने वाले लोग कैसे होते हैं, जैसे पार्टीज वगैरह में जाना पसंद है, तो वो लोग मिलनसार होते हैं। इसके सिनोनिम्स एक्सट्रोवर्ट हैं, फ्रेंडली हैं, इजी गोइंग हैं, सोशिएबल हैं। और एक्सट्रोवर्ट को याद करते ही आपको इसके और भी कई सारे सिनोनिम याद आ गए होंगे। सो आउट गोइंग पर्सनैलिटी कैसी होती है, जो मिलनसार होती है, जो दूसरों से मिलना पसंद करती है। जैसे शी हैज एन आउट गोइंग पर्सनैलिटी, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, आउट गोइंग है, मतलब उसको लोगों से मिलना जुलना, बातें करना पसंद है। एक तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे दूसरा मैंने लिखा है आउट गोइंग फ्लाइट्स। फ्लाइट्स आपका नाउन हो गया, आउट गोइंग आपका एडजेक्टिव है। अब कैसी फ्लाइट्स, जो जा रही हैं, जो बाहर जा रही हैं, जो जैसे मान लो दिल्ली है, तो जो दिल्ली से बाहर जा रही हैं वो वाली फ्लाइट्स हो गई हमारी आउट गोइंग। और जो दिल्ली में आ रही हैं वो इनकमिंग हो गई, है ना। तो आउट गोइंग का मतलब दूसरा क्या हो गया, जो दूर जा रही हैं। अगर हम किसी पर्सन को आउट गोइंग बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला आउट गोइंग चेयरमैन,
आउट गोइंग प्रेसिडेंट, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर, आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब जो उस पोजीशन को छोड़ने वाले हैं, जो उस पोजीशन को छोड़कर जा रहे हैं, अब या तो वो रिटायर हो रहे हैं या उनका जो का टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है। सो रिटायरिंग हो गया, लीविंग हो गया, डिपार्टिंग हो गया। सो दोनों मतलब समझ में आ गया आपको। जैसे आपके एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आउटगोइंग फ्लाइट्स आर बुक्ड अंटिल 15 जनवरी, कि 15 जनवरी तक सो बाहर जाने वाली सारी की सारी फ्लाइट्स क्या हैं, ऑलरेडी बुक्ड हैं। डन। पहला शब्द है हमारा इंडाइट। इंडाइट जो है ये वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। सो इंडाइट का मतलब क्या होता है, इंडाइट में आप देखेंगे सी आपका साइलेंट है, सी का हम साउंड यहाँ से नहीं आ रहा है। इंडाइट, इंडाइट का मतलब ऑफिशियली उस किसी इंसान के ऊपर में चार्ज लगाना, उस पर आरोप लगाना कि उसने कुछ काम गलत किया है, वो गिल्टी है। सो इंडाइट का मतलब क्या होता है, टू ऑफिशियली चार्ज समबडी विद अ क्राइम, कि हम उसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, ये फॉर्मली है, ऑफिशियली है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इंडाइट क्या हुआ, जैसे अभी आप जानते ही होंगे जो गौतम अडानी इंडाइटमेंट है, ये केस बहुत चल रहा है। आज हम उसी वाले को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या रहा था पूरा केस, कैसे हुआ है ये सब चीजें। सो इंडाइट का मतलब ऑफिशियली किसी के ऊपर आरोप लगाना। जैसे वाई हैज ही बीन इंडाइटेड, कि उसके ऊपर में ये आरोप क्यों लगाया गया है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एलिज्ड। एलिज्ड, ये एलिज्ड अगर होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, बट एलिज्डली हो गया तो ये एडवर्ब हो गया, और अगर सिर्फ एलिज होता तो ये आपका वर्ब हो जाता। सो एलिज्डली का मतलब क्या हो गया, आरोपित रूप से। आरोपित रूप का मतलब क्या होता है कि आप जैसे व्हेन समथिंग इज सेड टू बी ट्रू बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, कि हम ऐसा कह रहे हैं लेकिन ये चीज अभी तक साबित नहीं हुई है, ये चीज अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है। एलिज्ड भी आपका इंडाइट ही हो गया। इंडाइट का मतलब भी होता है कि ऑफिशियली आरोप लगाया गया है। जैसे अगर आप यूएस के कोर्ट की अगर उनकी इंफॉर्मेशन आप रखते हैं तो वहां पे एक ग्रैंड ज्यूरी होती है। ग्रैंड ज्यूरी अगर वहां पे जो उनके प्रोसिक्यूटर ने जो अपना एविडेंस वहां पे जो शो किए हैं, अगर वो उसको लगते हैं कि हाँ ये पर्सन गिल्टी है या इसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसके ऊपर में इंडाइटमेंट होता है, मतलब उसको ऑफिशियली ठहराया गया है कि आपने ये काम गलत किया है, आगे आगे का केस होगा। सो इंडाइट समझ में आया। और एलिज्डली का मतलब भी, एलिज्ड का मतलब भी सेम हो जाता है, बट ये ऑफिशियल है, ये थोड़ा अनऑफिशियल हो जाता है। सो वेन समथिंग इज सेड टू बी ट्रू, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ये सच है, लेकिन वो जो बात है वो अभी साबित नहीं हुई है। जैसे द ओल्ड मैन वॉज एलिजिडली किल्ड बाय हिज सन, तो जो ओल्ड मैन है ऐसा कहा जा रहा है, कथित रूप से है, आरोपित रूप से है कि वो जो ओल्ड मैन है वो उसके बेटे के द्वारा ही, मतलब उसके बेटे ने ही उस ओल्ड मैन को मारा है, मतलब अपने फादर को मारा है, लेकिन ये बात अभी साबित नहीं हुई है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब होता है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है उस चीज की शुरुआत होना, टू स्टार्ट और कम फ्रॉम समथिंग। जैसे हर प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम हर डिफिकल्ट चाइल्डहुड, कि मान लो अगर उसका चाइल्डहुड जो था वो बहुत डिफिकल्ट था, मान लो पेरेंट्स के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं था, या किसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ उस बच्चे के साथ में, तो फिर उसकी जो अडल्ट है या जो उसकी बाकी जिंदगी है वहां पे भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो एक्चुअली में जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं उसके चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अगर देखो, अगर आप देखते हो अडल्ट है कोई और वो बहुत गंदा बिहेव करता है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अब्यूसिव है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो इसका बिहेवियर है ना, ये इसका बिहेवियर इसके चाइल्डहुड से आया है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना वो चाइल्डहुड से आई हैं। सो स्टेम फ्रॉम मतलब स्टार्ट फ्रॉम, कम फ्रॉम, ये कुछ सिनोनिम्स हो गए। ओरिजिनेट, अराइज फ्रॉम,
डेवलप फ्रॉम एंड डिराइव फ्रॉम, इन सब का मतलब है कहीं वो उस चीज की शुरुआत होना। तो उसकी प्रॉब्लम्स की जो शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके डिफिकल्ट चाइल्डहुड से। डन है। प्रोजेक्ट आप जानते हैं स्कूल्स वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं, बट हम प्रोजेक्ट का जो मीनिंग है वो वर्ब फॉर्म में समझ रहे हैं। और प्रोजेक्ट का मीनिंग वर्ब फॉर्म में क्या होता है, किसी चीज को कैलकुलेट करना। आप बस यहाँ तक ये समझ लो, प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे तो आप इसका ध्यान में रखना, किसी चीज को आप उसका आंकलन कर रहे हैं, उसको आप मूल्यांकन शायद होता है ना, मूल्यांकन करना शायद, आई माइट बी रॉन्ग। कैलकुलेट करना मतलब ऐसा हो सकता है, देखो, टू कैलकुलेट एन अमाउंट और नंबर एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोन। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 3% नेक्स्ट ईयर। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, ऐसे माने जा रहे हैं, ऐसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं कि ये जो है वो अगले साल 3% से इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है ना। डन है यहाँ तक। तो हमने पहले इंडाइरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली आरोप लगाना, एलिजली आरोपी रूप से, कथित रूप से, स्टेम फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम और कम फ्रॉम। प्रोजेक्ट का मतलब हो गया टू कैलकुलेट। डन है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कैलकुलेटेड टू राइज बाय 3% नेक्स्ट ईयर। तो मतलब कैसे माना गया है, क्या चीज को कैलकुलेट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इससे ये पता चला है कि आने वाले साल में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कैलकुलेट किया गया है पुरानी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में अवेलेबल है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नोवेल। नोवेल आप जानते हैं एक तो बुक्स होती हैं हमारी, नोवेल हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, जिसको उपन्यास, सिंपल मैंने उपन्यास लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। ये नाउन है, उपन्यास बुक है तो वो नाउन हो गया, राइट। और एक नोवेल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है न्यू एंड डिफरेंट। न्यू एंड डिफरेंट, नोवेल NOVEL, इसका मतलब क्या होता है, न्यू एंड डिफरेंट। जैसे शी ऑलवेज कम्स विद अ नोवेल आइडिया, कि वो हमेशा कैसे आइडिया के साथ आती है, एक नए आइडिया के साथ में, एक अलग आइडिया के साथ में, एक डिफरेंट है उसके पास में, ठीक है, ओरिजिनल है, डिफरेंट नया है। तो एक NOVEL ये एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, न्यू एंड डिफरेंट। और एक नोवेल आपको पता है जो हमारी बुक्स होती हैं, उपन्यास जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट करना मतलब, ये एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, उस काम को हरी अप करना, उस काम को और तेज करना। तो एक्सपेडाइट करना वर्ब हो गया, ये शीघ्रता करना मीन्स उस काम को इंक्रीज करना, फास्टन करना उस काम को। तो जो प्रोसेस है उसको तेज करना, जल्दी जल्दी अब उस काम को हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसकी स्पीड को। सो टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। अब हम उस काम को, जैसे मान लो सपोज कोई चीज है जो आपके काम में बाधा बन रही है, जैसे कि सपोज मान लो आप ना ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे लाइट बहुत बार कटती है, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर इन्वर्टर वहां पे लगवा दिया जाए तो ये आपके जो पढ़ाई है, मान लो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको एक्सपीडाइट कर देगी ना, उसको और स्पीड अप कर देगी, उस काम को बूस्ट कर देगी, है ना। तो अगर सपोज करो आप दिन में 5 घंटे पढ़ पा रहे हो, अब आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका काम क्या हो गया, आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा, तो पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ गए ना। एक्सपीडाइट हो गया वो काम, उस काम को आसान बना दिया, उस काम को और जल्दी होने के लिए हो गया। वो सिनोनिम्स क्या हो गए, स्पीड अप, एक्सेलरेट, क्विकन एंड बूस्ट। जैसे वी हैव गॉट टू एक्सपीडाइट दिस ऑर्डर बिकॉज दे नीडेड बाय टुमारो। मतलब वी हैव टू एक्सपीडाइट दिस ऑर्डर का मतलब कि ये जो ऑर्डर है ना, हमें इसमें अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो ऑर्डर है, जिनको ये चाहिए उन्हें ये ऑर्डर कल ही चाहिए। तो हमें इस ऑर्डर की जो स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बढ़ाना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। इज इट डन। अच्छा, मैं ना एक चीज कहना चाहती हूँ, सपोज अगर आप इंग्लिश में फेमिलियर नहीं है तो आपको ना चीजें एकदम से नहीं समझ में आएंगी, आपको वोकैबुलरी या आर्टिकल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए ना आपको पढ़ते रहना है, एक दिन में 10 दिन में जज नहीं करना है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ।
आपको महीना, 2 महीना, 1 साल, कितना भी टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप रोज इसको करते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है। हमें ना, जैसे अब ये आप पढ़ रहे हो तो इसमें एक चीज क्या होगी, मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रही हूँ। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मान लो अब मेरे से आप सुन रहे हो 1 बार 2 बार, ठीक है। फिर अगर आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हो या कोई आर्टिकल है रीड कर रहे हो, या आप कोई न्यूज है इंग्लिश में सुन रहे हो, फिर जब ये शब्द आपको अगेन एंड अगेन सुनाई पड़ रहा है, अलग अलग रेफरेंस में सुनाई पड़ रहा है, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। कैसे? उन शब्दों के साथ में, जैसे मान लो ये जैसे ग्रैंड ज्यूरी वाला है, ये सब चीजें मुझे कैसे पता चली, जब मैंने इंग्लिश की मूवीज देखी। जैसे एक मूवी है आपकी ऐश्वर्या वाली, प्रोवोक्ड, एक मूवी है प्रोवोक्ड, ठीक है। ये ऐश की मूवी है, ऐश्वर्या राय की। इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो जब उनके, और ये मूवी आपकी यूएस में बहुत, उसने लॉ में एक काम किया था, मुझे वो लॉ अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो इसमें आप वहां पे आप सीखेंगे कि ग्रैंड ज्यूरी क्या होती है, ठीक है। तो हम ना विद टाइम चीज़ों को समझते हैं, तब जाके हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, या आप अच्छे से नहीं समझा पा रही हैं, या मैं ही नहीं समझ सकता हूँ, ये दोनों चीज़ें गलत है। आप समझ सकते हैं, मैं भी समझा सकती हूँ, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। वर्ड क्या है हमारा? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और स्ट्रिंजेंट का मतलब आप किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं, किसी नियम कानून किसी भी चीज को अगर आप बोल रहे हैं और उसके आगे आपने स्ट्रिंजेंट लगा दिया, इसका मतलब वो चीज बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, एक्सट्रीमली लिमिटिंग और डिफिकल्ट है, वो चीज लिमिट लगा रहे हैं। जैसे अगर आप पेरेंट्स को स्ट्रिंजेंट बोल रहे हैं तो मतलब उन्होंने आपके ऊपर लिमिट लगा दिया है, आपको एकदम एक दायरे में आपको बंद कर दिया है। सो स्ट्रिंजेंट अगर कोई नियम है, कोई लॉ है जो बहुत स्ट्रिंजेंट है, इसका मतलब बहुत टफ है उसको फॉलो कर पाना। सो एक्सट्रीमली लिमिटिंग और डिफिकल्ट। सीवियर है, बहुत रिजिड है ना। रिजिड का मतलब क्या हो गया? अपनी ही चीजों में वो बंधा हुआ है। हार्श है, इनफ्लेक्सिबल है। यहां तक क्लियर है? द लॉ हैज बीन मोर स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स्ड इन रिसेंट ईयर्स। सो मीनिंग क्या हुआ? जो ये लॉ है, हैज बीन मोर स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड क्या है? वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो अब ये बन गया एडवर्ब। डन है ना। तो ये जो लॉ है ना, वो रिसेंट ईयर में और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया जा रहा है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। सब्सटेंशियल अमाउंट, सब्सटेंशियल साइज, वैल्यू और इंपॉर्टेंस। किस भी चीज को अगर आप उसके आगे आप सब्सटेंशियल लगा दे रहे हो तो इसका मतलब होता है इन अ गुड अमाउंट, मतलब एक अच्छी मात्रा में, ठीक है। गुड अमाउंट। जैसे अगर कोई साइज है वो सब्सटेंशियल है, तो मतलब बड़ा साइज है। जैसे आप अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है, सब्सटेंशियल हेल्प, इसका मतलब अच्छी खासी हेल्प की है। अच्छा, सपोज करो किसी को 10,000 रुपए की नीड है। अब आपने ना उनकी 9,000 की या 8,000 की नीड को आपने फुलफिल कर दिया, तो ये एक सब्सटेंशियल हेल्प है। बट अगर आप मान लो उनको 2,000 या 1,000 रुपए दे पा रहे हो, तो ये तो सब्सटेंशियल नहीं है ना, ठीक है। ये तो उतना उसके लायक नहीं हो पा रहा जितनी हेल्प हमको चाहिए। सो सब्सटेंशियल का मतलब गुड इन अमाउंट, ठीक है। लार्ज, बहुत अच्छे मात्रा में है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, शी गॉट अ सब्सटेंशियल फॉर्च्यून फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, कि अपनी ग्रैंड मदर से उसको, फॉर्च्यून का मतलब मनी हो गया, लक हो गया, तो यहाँ पे मनी की बात हुई है। सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा पैसा उसको मिला है अपनी ग्रैंड मदर से। डन है। सब्सटेंशियल फॉर्च्यून का मतलब गुड, गुड अमाउंट। सो मेटिकुलसली मतलब, अगर देखो किसी काम को, एडवर्ब है तो अगर हम किसी वर्क को मेटिकुलसली तरीके से, अगर उसने अपने काम को मेटिकुलसली कंप्लीट किया, इसका मतलब एकदम सतर्कता के साथ में, बहुत सावधानी से। अगर कोई पर्सन मेटिकुलस है तो इसका मतलब वो बहुत अटेंटिव है, बहुत केयरफुल है। सो मेटिकुलस का मतलब क्या हो जाता है? केयरफुल होना, ठीक है, बहुत सावधान होना, अटेंटिव होना।
ठीक है। और अगर मेटिकुलसली का अगर हम देखें तो केयरफुली हो गया, बहुत सावधानी से उस काम को करना। सो मेटिकुलसली मतलब इन अ वे दैट शो ग्रेट केयर, किस तरीके से आपने उस काम को किया है, बहुत सावधानी से किया है, बहुत अटेंशन के साथ में किया है। इज इट डन, जैसे शी हैज कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट मेटिकुलसली, एकदम छोटी छोटी बारीकी के ऊपर में काम को करते हुए, हर एक डिटेल के ऊपर में काम को करते हुए। सो बहुत ध्यान पूर्वक उस काम को करना, बहुत ध्यान पूर्वक उस चीज को करना मेटिकुलसली कहलाता है। सो मेटिकुलसली इन अ वे दैट शो ग्रेट केयर एंड अटेंशन इन डिटेल। अगर आप मेटिकुलस पर्सन को बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान छोटी छोटी चीजों के ऊपर में भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है, बट मेटिकुलस का मतलब बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत छोटी छोटी बारीकी के ऊपर में ध्यान देना। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका जैसे इंक्रिमिनेट होता तो ये वर्ब होता, बट इनक्रिमिनेटिंग जो है ये आपका एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब अगर हम जैसे किसी एविडेंस के आगे हमने लगा दिया आपका जो एविडेंस है वो सबूत है, वो कैसा है, इनक्रिमिनेटिंग है। इसका मतलब वो सबूत जो है वो साबित कर रहा है कि ये गलत है। मतलब अगर जैसे मेकिंग इट सीम, क्या चीज हमें प्रस्तुत हो रही है या प्रतीत हो रही है दैट समवन इज गिल्टी, जैसे वो चीज क्या है, आपत्तिजनक है, वो चीज बता रही है कि ये गलत है। इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का मतलब एविडेंस, वो जो सबूत है वो उसके गलत काम की गवाही दे रहे हैं, उसके गलत काम को साबित कर रहे हैं। डन है। सो इनक्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग इट सीम दैट समवन इज गिल्टी। आप वो एविडेंस क्या चीज प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये इंसान गलत है, खास करके किसी क्राइम वगैरह में। ही वॉज अरेस्टेड विद सेवरल इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसके पास में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो बता रहे थे कि वो इंसान गलत है, वो इंसान करप्ट है, वो इंसान गिल्टी है। सो इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उस इंसान की इलीगैलिटी को शो कर रहे हैं कि ये इंसान गलत तरीके से है, उसके क्राइम को शो कर रहे हैं। डन है यहाँ तक? सो इसके नाउन फॉर्म का फोरफिचर का मतलब क्या होता है, फोरफिचर का मतलब है जैसे फोरफिट करना मीन्स ले लेना, उसकी जब्त कर लेना, तो जब्त। तो फोरफिचर का मतलब क्या हो गया, द लॉस ऑफ राइट्स मीन्स आपके अधिकारों का, प्रॉपर्टी का, आपकी मनी का, आपका मतलब खो दिया, आपने अपना अधिकार खो दिया, किसी और ने आपका अधिकार ले लिया। भाई आपने अपना अधिकार क्यों खोया होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि स्पेशली बिकॉज यू हैव नॉट ओबेड अ रूल और लॉ, जैसे प्रॉपर्टी मनी वगैरह का अधिकार आपने, आपका जो कोर्ट है उसने आपको ऑर्डर दे दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। तो ऐसा क्यों किया होगा कोर्ट ने, क्योंकि आपने वो रूल को, वो लॉ को ओबे नहीं किया है, उसको, उसके साथ में आप कंप्लाइंट नहीं थे। डन है यहाँ तक। जैसे ही वॉज डीप इन डेट एंड फेसिंग फॉरफिचर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो वो डेट में बहुत ज्यादा कर्जे में है और वो किस चीज के खतरे में है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेफ्टी। हेफ्टी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हेफ्टी का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट, साइज, फोर्स एटसेट्रा। अभी जस्ट आपने देखा था, जैसे हमने अभी सब्सटेंशियल पढ़ा था, तो ये आपका हेफ्टी का सिनोनिम हो गया सब्सटेंशियल। अगर हम नंबर या अमाउंट को हेफ्टी कह रहे हैं तो वो मतलब अच्छी मात्रा में है, साइजेबल है, कंसीडरेबल, ह्यूज, मैसिव, लार्ज। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को हेफ्टी कह रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति, हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो मतलब उसकी जो बॉडी है वो बॉडी कैसी है, एवरेज जो लोग होते हैं उनकी बॉडी जैसी होती है, उससे बड़ी है। तो अगर हम किसी पर्सन को हेफ्टी कह रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है वो नॉर्मल एवरेज लोगों से उसकी बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है। तो वो हस्की है सिनोनिम्स, ये जनरली हम लोग पर्सन के लिए लगाएंगे। हस्की, बर्ली, रोबस्ट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग या मस्क्यूलर। यहाँ तक डन है। जैसे ही इज अ हेफ्टी यंग मैन, मतलब वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग है, एकदम तंदुरुस्त है, बड़ी सी उसकी बॉडी है।
क्लियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब देखो, एक होता है प्रोसीड, आगे बढ़ना, ठीक है, लेकिन ये प्रोसीड्स है, इसमें जो एस है ये इसका प्लूरल नाउन नहीं है, ये एक कंप्लीट शब्द है। प्रोसीड मतलब आगे, वर्ब होती है आगे बढ़ना, बट प्रोसीड्स नाउन है और इसका मतलब होता है पैसा, मनी। समझ में आया, मनी या प्रॉफिट जो हमें उस बिजनेस को करने से आया है। सो प्रॉफिट्स हो गए आपके, अर्निंग्स हो गई, रिटर्न्स, इनकम या रेवेन्यू। जैसे ऑल प्रोसीड्स मतलब यहाँ पे ऑल मनी फ्रॉम दिस इवेंट विल गो टू चैरिटी, कि इस इवेंट से जितने भी हमको प्रॉफिट निकलेगा, जो भी हमारा पैसा बनेगा, वो सारा का सारा चैरिटी में चला जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि प्रोसीड और प्रोसीड्स में आप डिफरेंस रखें। प्रोसीड आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रोसीड्स आपका नाउन है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्लाइंट। कंप्लाइंट जो है ये एडजेक्टिव है। कंप्लाइंट का मतलब अगर जैसे हम कोई काम है, अगर हम कंप्लाइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस नियम कानून के अनुसार उस काम को कर रहे हैं, उसके अनुरूप हम उस काम को कर रहे हैं। वर्किंग या तो कर रहे हैं या वो काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, पर्टिकुलर रूल या ऑर्डर के सहमति से हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी और कंप्लाइंट के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, विद आता है। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है, अगर हम किसी पर्सन को कंप्लाइंट कह रहे हैं तो वो पर्सन आपका कैसा है, ओबीडियंट है ना, आपकी बात को मानने वाला है, आज्ञाकारी है। इज इट क्लियर। तो इसके साथ में हमने अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट की और ये वोकैबुलरी आर्टिकल दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम पीपीआई स्पोकन है। पहला शब्द है हमारा प्लाइट, PLIGHT। प्लाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और प्लाइट का मतलब जैसे हिंदी में अगर आपको पता है तो इसका मतलब होता है दुर्दशा, मतलब, और दुर्दशा का मतलब ही क्या होता है कि जो उसकी स्थिति है, जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। सो प्लाइट का मतलब क्या होता है, बैड सिचुएशन। कोई इंसान की अगर हम प्लाइट शब्द यूज कर रहे हैं तो मतलब वो जो स्थिति है वो बहुत खराब है। अ बैड और डिफिकल्ट स्टेट और सिचुएशन, तो किस प्रकार की सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन है। सॉरी कंडीशन, सॉरी कंडीशन मतलब स्थिति बहुत खराब है, प्रॉब्लम में है वो चीजें। सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, गलत, खराब है। जैसे द प्लाइट ऑफ होमलेस पीपल मे बी इवन मोर सीवियर, मतलब जो स्टेट है, जो कंडीशन है, जो होमलेस लोग हैं उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो तो और भी ज्यादा सीवियर है, और भी ज्यादा परेशान कर देने वाली है। सो प्लाइट का मतलब क्या होता है, बैड कंडीशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का, और ये आपका नाउन है, और प्रीवेलेंट होता PREVALENT, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, सो प्रीवेलेंस क्या है, नाउन है। प्रीवेलेंस का मतलब होता है कोई चीज जो चारों तरफ में प्रचलित है, फेमस है, कॉमन है वो चीज। क्योंकि ये नाउन है तो हम इसके सिनोनिम्स भी नाउन वाले लिखेंगे, कॉमननेस। ठीक है, अगर प्रीवेलेंट होता तो वो हो जाता कॉमन, प्रीवेलेंट होता तो कॉमन हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने आपके प्रीवेलेंस के लिखे हैं, प्रीवेलेंस का मतलब द फैक्ट दैट समथिंग इज वेरी कॉमन और हैपन्स ऑफन, तो कोई चीज जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रचलित है, या वो बहुत बार अक्सर हो रही है। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सल आपका एडजेक्टिव का फॉर्म हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, ये किसके हो गए, हमारे प्रीवेलेंस के। सो प्री मतलब वो प्रीवेलेंस क्या है, वो चीज चारों तरफ फैली हुई है, वो चीज कॉमन है, बहुत आम है वो चीज। जैसे द प्रीवेलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग टीनेजर्स, तो जो टीनेजर्स हैं उनके बीच में जो स्मोकिंग है वो बहुत कॉमन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल है हमारा, ये हमें यहाँ पे नाउन लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी, मतलब जो स्मोकिंग करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कॉमननेस है, वो टीनेजर्स के बीच में बहुत कॉमन है, मतलब वो लोग बहुत अब सिगरेट कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ये चीज नॉर्मल हो गई है। ठीक है,
डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, क्वेंच। क्वेंच की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है। क्वेंच का मतलब होता है सेटिस्फाई। क्वेंच का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई। क्वेंच का मतलब सेटिस्फाई, ठीक है। अब सेटिस्फाई आप अपनी फीलिंग में किसी भी तरीके से, मान लो अगर आपको प्यास लग रही है तो अपनी प्यास को सेटिस्फाई करना, टू क्वेंच योर थर्स्ट, है ना। अब अपनी प्यास को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिजायर्स भी तो होती हैं, उसको भी तो हम सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हमारी डिजायर्स भी तो हो सकती है ना। सो क्वेंच का मतलब होता है टू सेटिस्फाई वंस फीलिंग। फीलिंग में आपकी जैसे थर्स्ट हो गई, और जो रियल वाली थर्स्ट है, या आपको किसी चीज को पाने की जो आपके अंदर की जो फीलिंग है उसको सेटिस्फाई कर रहे हो आप। एक तो जैसे कि यहाँ पे देखो, हर थर्स्ट फॉर नॉलेज विल नेवर बी क्वेंच्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसकी नॉलेज को प्राप्त करने की जो उसकी थर्स्ट है, जो उसकी भूख है, जो उसकी डिजायर है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। सो क्वेंच का मतलब क्या हो गया, आप जैसे जनरली अगर हम देखें सच में क्वेंच मतलब जैसे शांत करना, तो प्यास को शांत करना हो गया पानी पी के आपने, या कुछ भी लिक्विड लेके, या अपनी डिजायर्स हो गई, फीलिंग्स हो गई। और दूसरा क्वेंच का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको रेगुलर अगर आप क्लास फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे पुट आउट का मतलब क्या होता है। पुट आउट ये आपका फ्रेजल वर्ब है, और पुट आउट का मतलब क्या था प्लीज बताना। यस, पुट आउट का मतलब था आग बुझाना। सो पुट आउट का मतलब क्या था, आग बुझाना, पुट आउट। सेम अब देखो, क्वेंच हो गया एक, पुट आउट हो गया दो, एक्सटिंग्विश हो गया तीन, और आपको याद होगा जो हमने झांसी वाला केस पढ़ा था उसमें हमने डाउस पढ़ा था, डाउस हो गया चार। तो क्वेंच के दूसरा मीनिंग क्या हो गया, जैसे द फ्लेम्स वर क्वेंच्ड बाय हैवी रेन। जो आग की लपटें थी वो कैसे शांत हुई, उनको कैसे बुझाया गया, जो बहुत तेज बारिश के द्वारा। तो बहुत तेज बारिश हो गई, उससे क्या हो गई, जो आग की लपटें थी वो शांत हो गई, वो बुझ गई, ठीक है। सो क्वेंच का मतलब आपका आग बुझाना भी हो गया, या अपनी प्यास को बुझाना हो गया, किसी डिजायर को सेटिस्फाई करना हो गया, ठीक है। डन है यहाँ तक। सो पुट आउट, पुट आउट याद रखना है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अब आग बुझाना, एक्सटिंग्विश और डाउस एंड क्वेंच। इज इट क्लियर। देखो एक चीज ना ध्यान रखनी है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से, बहुत जल्दबाजी में हम नहीं करेंगे। डन है, आगे करें। ट्विलाइट स्टेज, ट्विलाइट ईयर्स। तो ट्विलाइट का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी जैसे अगर हम कह रहे हैं ये जो चीज है ना ये अपने ट्विलाइट स्टेज पर है, तो इसका मतलब वो अपने फाइनल स्टेज पर है। अगर ह्यूमन के सेंस में अगर हम देखें, ह्यूमन के लिए अगर वो ट्विलाइट स्टेज या ईयर्स हैं, तो मतलब वो उनका बुढ़ापा है और वो अंतिम अपने पड़ाव पर हैं, खत्म होने वाले हैं। जैसे द फाइनल पीरियड ऑफ पर्सन्स लाइफ, उस व्यक्ति का जीवन का वो है अंतिम चरण चल रहा है, ओल्ड एज हो गया हमारा, है ना, अंतिम पड़ाव। तो ट्विलाइट स्टेज मतलब उसका फाइनल टाइम चल रहा है। आई न्यू हिम वेन ही वॉज इन द ट्विलाइट ऑफ हिज करियर। अच्छा, ट्विलाइट ऑफ हिज करियर का मतलब जब वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे था ना, तब मैं उसे जानता था, तब मैं उसे जानता था जब वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर था। तो ट्विलाइट स्टेज का मतलब या ट्विलाइट ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, द फाइनल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, या फिर ओल्ड एज। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है हमारा कब। कब को आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। कब का मतलब अगर हम वर्ब की तरह यूज करें तो मतलब रोक लगाना, किसी चीज को लिमिट करना, टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, उसको कंट्रोल में लाना, नियंत्रण में लाना उसको। और अगर नाउन हो गया तो सिर्फ मतलब रोक हो गया उसको, ठीक है। कब को आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। सो रोक लगाना या फिर रोक, कब करना किसी चीज को लिमिट करना, उसको कंट्रोल करना, खास करके कोई चीज बुरी है। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर की, अगर हम ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आप जानते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम लिमिट लगा रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, कम लिमिट करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसके कंजम्पशन को हमें रोकना है, कम करना है। जैसे यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कर्व ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, यू मस्ट ट्राई टू पुट। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका नाउन है। मस्ट आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया,
ट्राई यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, टू पुट ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, आर्टिकल ए लगा है तो ये हमारा नाउन हो गया। तो आपको यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कर्व ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, मतलब जो तुम्हारी खर्च करने की आदत है ना, इसके ऊपर तुम्हें लिमिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट हमने देखो ये क्या लिखा है, ही नीड्स टू लर्न टू कर्व हिज एंगर। ही नीड्स, ही सब्जेक्ट है, नीड्स क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। आप जानते हैं मॉडल्स में से 3 वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब काम कर सकती है, नीड उसमें से एक है। ही सिंगुलर है, उसके हिसाब से नीड्स हो गया। टू लर्न, ये लर्न आपका फिर से यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म है क्योंकि इन्फिनेटिव है। एंड देन अगेन टू कर्व, कर्व ये टू आपका, फिर कर्व ये फिर आपका इन्फिनेटिव हो गया, तो यहाँ पे ये वर्ब है। He needs to learn to curb his anger, मतलब he needs to learn to limit his anger, to control his anger, कि उसको सीखना होगा अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना, ये चीज उसको सीखनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे टू कंट्रोल हो गया और यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल हो गया। जैसे यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कंट्रोल ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये होता है अंतर, है ना। दो चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए थी बट उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। सो अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, वो चीजें एक जैसी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंगली, लेकिन वो एक जैसी नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस है, वो चीजें एक दूसरे से मिसमैच है, उनके बीच में वेरिएशन है, डिस्पैरिटी है, इक्वालिटी नहीं है, सेम सेम नहीं है। जैसे देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन योर अकाउंट एंड हिज। अच्छा, मान लो कि 2 लोग हैं जो सेम ही अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो एक मान लो ए है और बी है, तो अगर यहाँ पे हम सेम ही चीज को मैनेज कर रहे हैं, सेम ही चीज का अगर हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो दोनों का अकाउंट का जो वो है वो सेम होना चाहिए था, लेकिन उसके बीच में क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, मतलब डिफरेंस है, मिसमैच है, उसमें वेरिएशन है। मान लो ए ने जो खर्चा दिखाया है वो 13,000 का है और बी ने जो खर्चा दिखाया है मान लो वो 18,000 का है। तो जब आपका सब सामान एक जैसा आ रहा है, सामान एक जैसा बाहर जा रहा है, इक्वल वैल्यूज में हमने चीजें खरीदी हैं, तो ये अमाउंट में आपके डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है, दैट शुड बी सेम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अ डिफरेंस, अलग अलग अंतर है तुम्हारे अकाउंट में और उसके अकाउंट में। चलो अब मुझे ना एक चीज मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ये जो हिज लगाया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताइए। डन है ना, इस हिज का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताइए। डन है, डिस्क्रिपेंसी समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, 2 चीजों के बीच में अंतर, लेकिन वो अंतर नहीं होना चाहिए था, वो एक समान होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है यार मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। अब ना एक तो मिनट हम लोग टाइम के सेंस में जानते हैं, बट दूसरा मिनट क्या होता है ये भी समझिए। मिनट्स ऑफ अ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपका रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ मीटिंग, मतलब उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका जो हमने रिकॉर्ड बना के रखा, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि वहां पे हमने क्या क्या डिसीजंस लिए थे, कौन कौन वहां पे प्रेजेंट था, क्या क्या चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी। तो जब हम मीटिंग के दौरान में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जब हम उसको लिख कर उसका हिसाब रखते हैं, तो उसको हम मिनट्स ऑफ अ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स कहते हैं। डन है, वो घड़ी वाला नहीं है, टाइम वाला नहीं है, ये मिनट्स ऑफ अ मीटिंग का मतलब क्या हो गया, वो रिटन डॉक्यूमेंट, वो रिटन रिकॉर्ड जिससे हमें ये पता चलता है कि मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, जैसे उसमें क्या क्या डिसीजंस बनाए गए, कौन कौन वहां प्रेजेंट था, क्या क्या वहां पे डिस्कस हुआ। इज इट क्लियर, ताकि हमें आगे फर्दर अगर जैसे सपोज अब हमें आगे चल के 1 महीना बाद अगर याद करना है कि क्या क्या हुआ था, तो डेफिनेटली हम भूल जाएंगे, बट जो रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है उसके थ्रू हमें चीजें आसान रहती है। सपोज कोई मीटिंग हुई थी, उसमें से वो पर्सन कह रहा है नहीं मैं तो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था, बट अगर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वो रिटर्न उसका रिकॉर्ड है, तो फिर वहां से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, चीजों के बीच में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अंडर द पंप, ये ईडियम हो गया आपका।
अंडर द पंप ये आपका ईडियम है और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना या फिर आप अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। सो अंडर द पंप क्या हो गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, आप या तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। जैसे whenever his team is under the pump he generally comes up with good ideas। तो जब भी उसकी टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है या प्रेशर फील कर रही होती है तो वो अक्सर अच्छे आइडियाज के साथ में आता है, मतलब वो उनकी हेल्प करने के लिए आता है। हमारा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। सो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी दैट डज नॉट हैव एनी लीगल पावर, जिसके पास कोई भी लीगल पावर नहीं है, एंड इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसी चीज जिसके पास लीगल पावर नहीं है किसी को सम्मन करने का या कोई भी एक्शन लेने का, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरीके की बॉडी को हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। डन। नेक्स्ट है हमारा अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, उसको क्रिटिसाइज करना। सो अपब्रेड का मतलब किसी को क्रिटिसाइज सीवियरली, सीवियरली मतलब आप एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से बोल रहे हैं, है ना। सो अपब्रेड मीन्स फटकारना, टू क्रिटिसाइज सीवियरली। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, कई बार हमारे न्यूज़पेपर में आए हैं। रैप्रीमेंड, REPRIMAND, रैप्रीमेंड का मतलब डांटना। रिब्यूक, REBUKE, एडमोनिश, स्कोल्ड, चाइड, चास्टाइज, कास्टिगेट, लेम्बास्ट, सेंश्योर। इन सब का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है, सीवियरली, ठीक है ना। अब एक चीज समझो आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसके 6-7 सिनोनिम्स लिखे हैं, आपको एक दिन में नहीं याद होंगे, बट अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये जो चीज है ना एक आपके ब्रेन में जा रही है, तो ऑल ये एक आपके साथ ना फेमिलियरिटी बिल्ड करेगी, धीरे धीरे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सो ही वॉज अपब्रेडेड फॉर हिज बैड बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। तो गेस्ट के सामने जो उसने गलत तरीके से बिहेव किया था उसके लिए उसको बुरी तरीके से डांटा गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कोई सिचुएशन है जो मतलब बहुत खराब है, बहुत सीरियस है ना, बहुत दर्दनाक है या बहुत खराब है, अनप्लीजेंट है, उसको थोड़ा कम करना। जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो आपने पेन किलर उसको दे दिया, तो वो पेन किलर क्या होगा, मिटिगेट करेगा, उसके दर्द को कम कर देगा। उसको कोई मतलब जैसे कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है, आपने कुछ आइडिया दे दिया तो उस आइडिया ने उस प्रॉब्लम को थोड़ा कम कर दिया, है ना, लेस सीरियस उसको कर दिया। तो किसी चीज को, किसी के दर्द को, किसी प्रॉब्लम को कम करना, उसको शांत करना, रिलैक्स करना, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। एलिविएट, एलिविएट मतलब शांत करना, रिलैक्स करना। असवेज, पेसिफाई, मॉलिफाई, रिड्यूस, लेसन। प्लीज मार्क दिस वर्ड, ये लेसन होता है ON वाला, ये आपका नाउन है, ये चैप्टर वगैरह को कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लेसन ये वर्ब है, इसका मतलब है कम करना। नेक्स्ट है अटेन्युएट, LA, पैलिएट, सूद, रिलैक्स, काम, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। सो मिटिगेट करना मतलब किसी को शांत करना, रिलैक्स करना, उस प्रॉब्लम को कम करना। सो एलिविएट, असुएज, पेसिफाई, मॉलिफाई, अटेन्युएट, LA, पैलिएट, सूद, रिलैक्स, काम, लेसन, ये इसके सिनोनिम है। जैसे शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू मिटिगेट हिज पेन, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रही थी कि वो उसके दर्द को कम कर सके, उसके दर्द को लेस कर सके। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर में निगरानी रखना। सो किसी काम पर निगाह रखना,
मीन्स टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। तो आप उसके ऊपर आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि वो काम आपका ध्यान से हो, ठीक से हो। सो टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली, उसको सुपरवाइज करना, कीप एन आई ऑन, डायरेक्ट कर रहे हो कि काम ध्यान से करो, है ना, उसको कंट्रोल कर रहे हो, या लुक आफ्टर। उसकी जॉब क्या है? हर जॉब इज टू ओवरसी एवरीबडीज एक्टिविटी, एवरीबडीज वर्क। तो उसकी जो जॉब है वो यही है कि वो जो बाकी लोगों के काम है उस पर निगरानी रखे, उनको सुपरवाइज करे। तो सुपरवाइजर की जॉब वही होती है कि वो बाकी लोगों के काम को डायरेक्ट करे, उन्हें उन पे निगाह रखे, उनके काम को चेक करते रहे। और हमारा कॉज, COARSE, ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग अगर जैसे हम किसी सरफेस वगैरह को कॉज कह रहे हैं तो वो बहुत रफ है, स्मूथ नहीं है या सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, और नॉट इन वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। अगर हम किसी पर्सन के बिहेवियर को या उसकी किसी चीज को कॉज कह रहे हैं तो मतलब वो बहुत रूड है और इस तरीके से है जो लोगों को ऑफेंड कर देगी, उनको गुस्सा दिला देगी। जैसे हर जोक्स वर कॉर्स, कि जो उसके जोक्स थे ना वो अच्छे नहीं थे, वो गलत थे, वो ऑफेंड कर देने वाले थे, ठीक है। एंड द सरफेस वॉज कॉर्स का मतलब द सरफेस वॉज रफ। इज इट डन? शब्द क्या है? हाव। हाव, हाव का मतलब क्या होता है? ये वर्ब है। एक आप लोग हाफ जानते हैं ना, ये नाउन होता है। इसको हम लोग जनरली आपका नाउन या फिर ये आपका एक एडजेक्टिव के रूप में या डिटर्मिनर के रूप में काम करता है, हाफ, ठीक है। बट ये जो हाफ है, हाफ, ये क्या है आपका? ये आपका वर्ब है। वर्ब, अगर हमें वर्ब की तरह यूज करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप वर्ब बना दे, नहीं, ये वर्ब है, ठीक है। सो आधा कम हो जाना मतलब हाफ का फॉर्म अगर वर्ब फॉर्म में हमें यूज करना है तो HARHALVE, हाफ। जैसे वही आप जानते हैं, टू रिड्यूस समथिंग बाय हाफ, मतलब किसी को आधा कर दिया उसको, या डिवाइड कर दिया उसको दो इक्वल पीसेस में। ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीज आपको पता है, बट ये शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाफ का अगर हमें वर्ब फॉर्म यूज करना है तो वो होता है HALVE। डन है। जैसे द डॉक्टर डिसाइडेड, डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया है? टू हाव। अब ये जो टू है और ये क्या हो गया? पूरा आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है यहाँ पे? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो ये आपका वर्ब है। द डोज ऑफ द मेडिसिन, जो मेडिसिन है उसके डोज को आधा करना डॉक्टर ने ऐसा डिसाइड किया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है जब ना हम जैसे मान लो आपने कुछ अचीव कर लिया और अब आप अपने अचीवमेंट को लेके ना कुछ ज्यादा ही आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं उस चीज को लेके, आपको लग रहा है भाई मैंने तो बहुत अचीव कर लिया। अब ये एक नेगेटिव चला गया है, ये जो एटीट्यूड है ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया है। सो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो गया? A feeling of calm satisfaction with your own abilities or situations that prevents you from trying harder। या देखो, सेटिस्फेक्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है, हम लोग इतने ज्यादा अपनी ही चीजों में वो हो गए कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि अब आपको ये रोक रहा है और आगे हार्डर प्रैक्टिस करने से, आगे बढ़ने से ये चीज आपको रोक रही है, इसीलिए फिर ये नेगेटिव बन गया है। समझ में आया? सो कॉम्प्लेसेंसी मतलब खुद में ही बहुत संतुष्ट हो जाना, कि अपनी एबिलिटीज को लेके आप बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हो। जैसे कि आपको कोई कंपटीशन है और आपको लग रहा है अरे ये तो बच्चों का खेल है, मुझे तो सब कुछ आता है इसमें। सो यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि आपके पास बहुत एबिलिटीज है ना, उसको लेके आप बहुत सेटिस्फाइड हो, तो आप आगे कोशिश ही नहीं करोगे, तो आगे कोशिश नहीं करोगे तो फिर आप हार जाओगे। ये क्या हो गया? ये नेगेटिव में चला जाता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बहुत अपने आप को लेके ही हम सेटिस्फाइड है, खुद की ही तारीफ कर रहे हैं। एडमिरेशन का मतलब आपका प्रेज हो गया, बट हम खुद की ही प्रशंसा कर रहे हैं। स्मगनेस मतलब एकदम घमंड में आ गए हैं हम लोग, अपने आप को लेके कुछ ज्यादा ही हमें प्राइड हो रहा है।
जैसे देर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी इफ वी वांट टू स्टे इन दिस कंपटीशन। सपोज करो कोई कंपटीशन के 4 स्टेजेस हैं, आपने लगातार 2 स्टेजेस को जीत लिया और बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है, तो आपके अंदर लग रहा है यस हमने तो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अगर ऐसे ही हो गया तो आप आगे हार भी सकते हो ना। तो क्या बोला है, देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, मतलब अभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है अगर हमें इस कंपटीशन में बने रहना है तो। सो कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एडमिरेशन, स्मॉगनेस, है ना, प्राइड हो आप अपने ऊपर ही लेके, ये नेगेटिव में चला जाता है। सेटिस्फेक्शन तो पॉजिटिव है, बट आपको कुछ ज्यादा ही संतुष्टि है जिसकी वजह से आप आगे कोशिश करने से आगे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉल ऑन समवन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब, कॉल ऑन समवन का मतलब जैसे किसी से आप किसी काम को करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप उनको बोल रहे हैं वो काम करने के लिए। सो टू आस्क समवन टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए उनको बोलना। जैसे दे आर कॉलिंग ऑन ऑल मेन एंड बॉयज ओवर द एज ऑफ 14 टू ज्वाइन द कैंपेन। तो वो क्या मतलब बुला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जितने भी आपके मैन हैं, बॉयज हैं जो 14 साल की उम्र है उनकी, उनसे ज्यादा हैं, वो सब लोग इस कैंपेन को ज्वाइन करें। ठीक है। कॉल ऑन का दूसरा मीनिंग क्या होता है, पे अ विजिट टू समवन, मतलब किसी से मिलना। ठीक है, किसी से जाकर मिलना। ही वेंट टू कॉल ऑन हिज मदर, मतलब वो अपनी माँ से मिलने गया। एक और हमारा होता है, अगर आपको पता है तो, कॉल इन ऑन। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है डिवाइस, DEVISE। एक होता है CE, ये नाउन होता है, ये यंत्र इक्विपमेंट नाउन होता है, ये CE वाला, ये इक्विपमेंट की बात करता है, यंत्र होते हैं। बट DEVISE ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी नए तरीके को, किसी काम के करने के एक नया तरीका उसमें खोजना। सो टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं वो पुराने तरीके से ही है, बट अगर हम कोई न्यू प्लान उसमें इन्वेंट कर रहे हैं, नया तरीका हम उसमें खोज रहे हैं। सो DEVISE का मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मतलब कुछ नया खोजना, है ना। अब इसमें जैसे कॉनकॉट हो गया, कॉनकॉट, क्रिएट हो गया, फॉर्म्यूलेट हो गया, इन्वेंट हो गया और प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप मुझे ना एक बात बताइए, इन्वेंट और डिस्कवरी में क्या अंतर है? क्या ये दोनों आपस में सिनोनिम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? सो आपका इन्वेंट और डिस्कवरी, क्या यहाँ पे डिस्कवरी भी आ सकता था? ये मुझे बताइए, क्या डिस्कवरी इसका सिनोनिम बन सकता था डिवाइस का? जैसे ही डिवाइस्ड अ न्यू वे टू ट्रीट मेंटल डिप्रेशन, दैट मीन्स उसने मेंटल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक नया तरीका उसने खोजा। डन है। सो डिवाइस मीन्स टू इन्वेंट अ न्यू वे, नया तरीका किसी काम को करने का खोजना। सो टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स ये अपने आप में कंप्लीट शब्द है, ग्रास रूट नहीं है, ग्रास रूट्स है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और ग्रास रूट्स का मतलब क्या होता है, जमीनी स्तर, मतलब एकदम जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो एकदम आम आदमी होता है, कॉमन मैन जिसको हम कहेंगे। रैंक एंड फाइल आपका एक ईडियम होता है, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल होता है उसका। सो ऑर्डिनरी लोग, आम जनता। सो ग्रास रूट्स का मतलब ऑर्डिनरी पीपल इन अ सोसाइटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपको किसी चीज को अच्छा करना है तो आपको ग्रास रूट्स पे काम करना होगा, आपको जमीनी स्तर पे उस चीज को बेहतर करना होगा, तब जाके वो चीज रियल में सही होगी। सो जैसे हिज पार्टी हैज ग्रास रूट्स सपोर्ट, तो उसकी पार्टी को किस तरीके का सपोर्ट है, नॉर्मल लोगों का सपोर्ट है, आम जनता का सपोर्ट है। आफ्टर बिकमिंग CEO ऑफ द कंपनी, तो CEO ऑफ द कंपनी बनने के बाद में ही हैज लॉस्ट टच विद इट्स ग्रास रूट्स, मतलब CEO बनने के बाद में उसने जो अपनी कंपनी के जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं,
जो वर्कर्स हैं उनके साथ में अपना टच खो दिया है। सो ग्रास रूट्स का मतलब कॉमन लोग, आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल, ये ईडियम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट आपका वर्ब है, इरेडिकेट वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम जड़ से खत्म कर देना, उस चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको कंप्लीट उखाड़ देना, उखाड़ फेंकना, उसको हटा देना, डिस्ट्रॉय कर दिया। गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा लेना। एक चीज ध्यान रखना, रिड ऑफ होता है ना कि OFF, ठीक है। रिड ऑफ इसका मतलब किसी चीज से छुटकारा। सो गेट रिड ऑफ समथिंग, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से उससे छुटकारा हमें मिल जाए। और डिस्ट्रॉय समथिंग बैड। सो इरेडिकेट करना मीन्स किसी चीज को पूर्ण रूप से खत्म कर देना, उसको एकदम जड़ से ही तबाह कर देना। सिनोनिम्स, गेट रिड ऑफ, एलिमिनेट कर दिया उसको, हटा दिया उसे, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, वाइप आउट कर दिया, एकदम उसका सफाया कर दिया, एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय कर देना, एक्सटर्मिनेट एंड अपरूट, ये सब आपके इरेडिकेट के सिनोनिम्स हैं। जैसे साइंटिस्ट हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड सम डिसीजेज, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ बीमारियों को तो जड़ से खत्म कर दिया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। यहां तक क्लियर है। सो इरेडिकेट का मतलब किसी चीज को एकदम जड़ से खत्म कर देना, उसको एलिमिनेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वाइप आउट हो गया वो चीज। एनिहिलेट है, एक्सटर्मिनेट है, अपरूट एंड गेट रिड ऑफ समथिंग। और ग्रास रूट्स का मतलब क्या था, बेसिक, एकदम जो उसकी फंडामेंटल है, जो उसकी प्राइमरी चीजें हैं। ये हो गया हमारा 2 मतलब। आगे निकले। नेक्स्ट है हमारा अर्ज, URGE। ये अगर हम इसे वर्ब और नाउन दोनों के फॉर्म में देखेंगे, अर्ज अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है किसी को आप बहुत स्ट्रांगली आप उसको सलाह दे रहे हैं या आप उसे परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ट्राई टू परसुएड समवन, परसुएड करने का मतलब होता है उसको अपनी मर्जी से उसको राजी करना, अपने तरीके से उससे काम करवाना, उसको इन्फ्लुएंस करना। परसुएड का सिनोनिम क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस करना, उसको प्रभावित करना। तो जैसे सपोज कोई इंसान कोई काम नहीं करना चाहता बट आप उसको परसुएड कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं मतलब आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हें करना चाहिए, ये काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें डेफिनेटली करना चाहिए। तो मतलब आप उसको मना रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं आप। So to strongly advise or try to persuade someone to do a particular thing. इसके सिनोनिम्स वर्ब के रूप में encourage कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं या उसे आप मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे she urged him not to go there, वो उससे मान लो रिक्वेस्ट कर रही होगी कि वहां मत जाओ, या वो उसको सलाह दे रही होगी कि वहां मत जाओ, है ना। ये हो गया हमारा। एक दूसरा अर्थ जब हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हमारी जो एक तीव्र इच्छा होती है, जो हमारी डिजायर होती है, ठीक है, वो होती है डिजायर, विश, ठीक है, लॉन्गिंग, हम जो चाह रहे हैं, हम जो क्रेव कर रहे हैं, हमारी एपेटाइट, ठीक है। सो आई रेजिस्टेड अ पावरफुल अर्ज टू स्लीप। मान लो एकदम से ना आपको बड़ा मन कर रहा था कि मैं जाके सो जाता हूँ, नींद सी आ रही है, थोड़ी सो जाते हैं, सर्दियों के मौसम में नींद ना आए, ऐसे कैसे पॉसिबल। लेकिन मैंने अपने आप को रोका, जो मेरी पावरफुल डिजायर हो रही थी सोने की, उसको करने से मैंने खुद को रेजिस्ट किया, मैंने खुद को रोका। इज इट डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, आम सहमति, मीन्स एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो लोगों के बीच में उस चीज को लेके क्या है, सहमति है, सर्व सहमति है, मीन्स सारे के सारे लोग उस बात को लेके अग्री कर रहे हैं, उसके ऊपर सब लोग सहमत है। सो आपके कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट, ठीक है। नाउन क्या हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, नाउन हो गई। सिनोनिम्स देख लेते हैं, एग्रीमेंट, हार्मनी है, शांति है, कॉनकॉर्ड है, सब लोग एक दूसरे से अग्रीमेंट है, कॉन्सेंट है, सहमति है, यूनिसन है, सब लोग एक साथ है। जैसे देयर इज लैक ऑफ कॉन्सेंसस अमंग द जजेस, तो जजेस हैं उनके बीच में यूनिटी की कमी है। मान लो कोई केस है, उसमें 5 आपके बेंच में आपके जजेस हैं,
तीन एक बात, मान लो दो एक बात बोल रहे हैं, दो एक बोल रहे हैं, एक कुछ और ही बोल रहे हैं, तो कुछ भी कॉन्सेंसस है ही नहीं, कोई सब एक साथ में नहीं है, सब अलग अलग है, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। जैसे ये जो डिसीजन लिया गया था ना, ये सबकी एग्रीमेंट में लिया गया था, सब लोग इस बात को लेके अग्री थे। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत जरूरी है, कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। जैसे इट इज इम्पेरेटिव, दैट मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, कि ये बहुत जरूरी है कि तुम डॉक्टर से तुरंत मिलो। सो इम्पेरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, एकदम अर्जेंट है वो चीज। अच्छा, मुझे ना एक बात बताना, जो अर्जेंट है और जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, अर्जेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। इम्पोर्टेंट का नाउन फॉर्म बताना और अर्जेंट का नाउन फॉर्म बताना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वेरी फर्स्ट वर्ड इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू गेट समथिंग। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स टू गेट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, मनी फ्रॉम समवन। तो कोई चीज बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कोई चीज बाहर निकालना। जैसे आपने किसी से, इफ यू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, दैट मीन्स यू गेट इंफॉर्मेशन नोइंगली और अननोइंगली, उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इफ यू आर दैट मच स्मार्ट। सो एक्सट्रैक्ट मीन्स टू गेट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, मनी फ्रॉम समवन। अगर हम सिंपली बोले तो किसी भी चीज का बाहर निकालना। जैसे यहाँ पे आई थिंक दिस टूथ विल हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड, मीन्स मान लो कोई दांत है, उसमें कैविटी लग गई है और उसका अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसको बाहर निकालने के अलावा, तो एक्सट्रैक्ट कर देना, उस दांत को बाहर निकाल देना। डन है। एक्सट्रैक्ट करना, टू रिमूव समथिंग। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, रिमूव कर देना, उसको रिमूव कर दिया, उसको है ना बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है, अंडर द गाइज। यहाँ पे ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आड़ में। मतलब आप अपना जो रियल अपीयरेंस है, जो आपका रियल नेचर है, वो आप नहीं शो कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हैं। एन आउटवर्ड अपीयरेंस दैट कंसील्स द ट्रू नेचर ऑफ समवन और समथिंग। तो जो आपका आउटवर्ड अपीयरेंस है, जो आपकी बाहरी, जो आपका दिखावा है, वो क्या कर रहा है, कंसील कर रहा है, वो डिसीव कर रहा है, वो चीट कर रहा है, आपके ट्रू नेचर को हाइड कर रहा है। मतलब जैसे सपोज करो आप बहुत अग्रेसिव हो, लेकिन आप बहुत मीठी मीठी तरीके से बात कर रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना ट्रू नेचर क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो। सो अंडर द गाइज मतलब जैसे ये अंडर नहीं है, मतलब यहाँ पे आप इन भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे ये मेन शब्द हो जाता है गाइज। इसका मतलब हो जाता है नॉट टू बिहेव इन योर रियल और इन योर नेचुरल मैनर, है ना, यू आर हाइडिंग योर रियल आइडेंटिटी, कंसील कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने आप को आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। द मैन हु अराइव्ड इन द गाइज ऑफ ड्रग डीलर वर एक्चुअली अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स। तो मतलब मान लो कि जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि बड़े बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर्स उन्हीं के जैसे बन के जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, वो लोग जो किस रूप में आए थे, इन द गाइज ऑफ ड्रग डीलर, मतलब ड्रग डीलर का रूप धारण करके आए थे, वो लोग एक्चुअली में अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को क्या किया था, हाइड किया था, अपनी रियल आइडेंटिटी को क्या किया था, कंसील किया था। कंसील करना मीन्स हाइड करना, कंसील करना मीन्स किसी चीज को हाइड करना। सो एक आपका आउटवर्ड अपीयरेंस जो आपके रियल नेचर को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, उसको कंसील कर रहा है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपिचुएट। परपिचुएट का मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना, उस काम को जारी रखना, उस काम को बंद ना होने देना, उसको आगे बढ़ाते रहना।
जैसे कुछ चीज गलत है ना। जैसे आजकल मान लो पब्लिक की अटेंशन लेने के लिए गलत तरीके से भी यूज किया जाता है। और मान लो कोई पर्सन है, उसकी कोई गलत वीडियो फोटो वायरल कर दी गई है, अब वो पर्सन खुद सामने से आके उस बात को स्टॉप नहीं कर रहा है, वो उसको खुद आगे बढ़ने दे रहा है, वो खुद उसको कीप गोइंग आगे बढ़ने दे रहा है, उसको चलने दो, है ना। पब्लिसिटी तो मिल रही है ना, लोगों की अटेंशन तो मिल ही रही है। वी आर द टॉक ऑफ द टाउन, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अल्टीमेटली वी वांट इट, so let's perpetuate it. Why to stop it? To perpetuate means to make it continue for long time. चलते रहने दिया, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। Keep going, चलते रहने दिया। Maintain, continue, carry on और extend, बढ़ने दिया उसको। जैसे कि increasing the supply of weapons will only perpetuate the war। मतलब अगर हम वेपन्स की सप्लाई को और बढ़ाते रहेंगे तो इससे जो लड़ाई है वो आगे बढ़ती रहेगी, वो लड़ाई आगे कैरी ऑन रहेगी, चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिस्ट। इंसिस्ट करने का मतलब होता है जैसे किसी को आप किसी को दबाव दे रहे हैं, ठीक है, उसको परसुएड कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आप खुद उस बात को एकदम अड़े हुए हैं, आप उस बात पर अड़े हुए हैं। टू से फर्मली, फर्म का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड, ठीक है। आप कैसे हैं? आप एकदम डिटरमाइंड हैं, आप एकदम अपनी बात को लेके एकदम अड़े हुए हैं, रिजिड हैं आप अपनी बात को लेके। और फर्मली क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब हो गया कि आपने कैसे कहा है उसको, एकदम अपने बात पे एकदम आप अड़े हुए हैं, बहुत अब दृढ़ता के साथ में आपने उस बात को बोला है। या आप कोई चीज डिमांड कर रहे हैं फोर्सफुली कि यार ऐसा तो होना ही चाहिए, प्लीज ऐसा करो। अब थोड़ा पोलाइट होके बोलो या गुस्से में आके बोलो, बट यू वांट कि आपकी बात मनवाई जाए, मतलब आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। स्पेशली वेन अदर्स डिसएग्री विद और ओपोज व्हाट यू से, मतलब मैं आपकी बात से अग्री नहीं कर रही हूँ बट आप अपनी बात पे इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं ये सही है। इंसिस्ट करना मतलब उस बात पे दबाव देना, उस बात पर जोर देना। जैसे ही इंसिस्टेड मी नॉट टू लीव हिम अलोन, ठीक है, दैट नाइट। तो मतलब उस रात मैं उसको अकेले ना छोड़ूं, इस चीज के लिए उसने मुझे एकदम फर्म तरीके से डिटरमाइंड मैनर में ये बात बोली, मेरे अपनी बात पे अड़ा रहा या उस बात पे जोर दिया। नेक्स्ट वर्ड है बीइंग प्रोफाइल्ड। बीइंग प्रोफाइल्ड का मतलब जैसे अगर हम इसको क्राइम के सेंस में देखें, सो क्राइम के सेंस में बीइंग प्रोफाइल्ड मतलब जो आपके स्कैमर्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, उन्होंने आपकी हर एक इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है? गैदर कर लिया है। अब उनको पता है कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर ली है, तो उसको भी आपका प्रोफाइल्ड करना हो गया, बीइंग प्रोफाइल्ड। अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत प्रोफाइल्ड होते हैं, पीआर स्टंट्स होते हैं, है ना। किसी पर्सन को अगर हमें गलत तरीके से प्रोफाइल करना है, उसको गलत तरीके से उसकी इमेज क्रिएट करनी है, तब भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रापोलेटिंग मीन्स आपका गेटिंग, यहाँ पे क्या है? ये गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पकड़ में नहीं आ रहा है, बट अगर हमें उसको पकड़ना है तो फिर हमें अंडर कवर होके उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करके ही हम ये काम कर सकते हैं। सो उसकी प्रोफाइल, उसका पूरा बिहेवियर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जानकारी लेना, वो हो गया हमारा बीइंग प्रोफाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलोक्वियल। कोलोक्वियल का मतलब होता है आम बोलचाल वाली भाषा, जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग अपने घर पे बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारी हो जाती है कोलोक्वियल। मीन्स यूज्ड अबाउट वर्ड्स और फ्रेजेस दैट वी यूज्ड इन स्पोकन कॉन्वर्सेशन। मीन्स स्पोकन कॉन्वर्सेशन मीन्स जो हमारी नॉर्मली बोलचाल की भाषा है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है। जैसे अगर सपोज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बात करूंगी और वो मेरे फ्रेंड्स
मेरे मान लो मेरे बचपन के दोस्त हैं या ऐसे दोस्त हैं जिनसे कोई फॉर्मल नहीं है चीजें, तो हम बहुत डिफरेंट टोन में बात करते हैं, हमारे शब्दों के फ्रेजेस, हमारा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे सेंसिबल रहना पड़ेगा, आई कांट बी सो फ्री, राइट। सो आई कांट यूज कोलोक्वल लैंग्वेज। तो it's not like I am trying to be some different person, but yes, absolutely, like you can't be so free with me na, you can't use that language that you use with your friends. So the language that you use with your friends is a type of colloquial, or that you use at your home, it is your colloquial language, that is your informal language, everyday जो हम लोग use करते हैं, it's casual and conversational. Is it done? Suppose अब टीचर ने आपसे क्लास में क्या बोला, स्टॉप यूजिंग कोलोक्वल लैंग्वेज, यू आर इन द क्लास नॉट इन पार्क, कि आप ना ये जो आम बोलचाल वाली भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हो ना क्लास में, ये बंद करो, तुम क्लास के अंदर हो, किसी पार्क में नहीं बैठे हो। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो जाता है कि ऐसा होना संभावित है, मतलब पॉसिबल है। जैसे अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, सपोज ना आप प्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे अगर कोई कस्टमर है, वो आपकी दुकान पे, मान लो आप ना रियल इस्टेट के बिजनेस में हो, आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, आप बिल्डर हो, तो फिर आपने देखा कि हाँ यार ये जो बायर है ना, ये 4-5 बार आ रहा है, तो लग रहा है कि ये खरीद सकता है, ये पॉसिबल है कि ये संभावित है कि ये खरीद ले, जिसको आई थिंक हिंदी में भावी भी कहते हैं, मतलब होने वाला, उम्मीदवार है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो समवन हु माइट बिकम अ कस्टमर और बायर। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब कि ये खरीद सकते हैं, ये पॉसिबल बायर्स हैं, ये ले सकते हैं। सपोज करो आप कैसे पता करोगे कि ये आपका प्लॉट खरीद लेगा कि नहीं? आपने देखा है हाँ ये ना कुछ दिनों से सर्च कर रहा है, इसकी सर्च हिस्ट्री बता रही है कि ये इस पर्टिकुलर चीज को लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो संभावित है कि वो सामान ले ले, वो तो वो प्रोस्पेक्टिव हो गए। अच्छा, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर आप अमेजोन वगैरह पे कुछ सर्च करते हैं और फिर आप देखेंगे अदर साइट्स पे भी ना आपको वही वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप आपके प्रोस्पेक्टिव बायर हैं उस प्रोडक्ट के, तभी तो आपने सर्च किया है, तो वो अगेन एंड अगेन आपको वो एडवर्टाइज दिखाएगा, तो आपके मन में आएगा हाँ यार ये खरीद ही लेता हूँ। डन है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी करना, गलत चीज करना। जैसे किसी के सिग्नेचर को आपने कॉपी किया, सिग्नेचर कॉपी करके आपने उसको ठग लिया, या किसी भी चीज को इलीगली कॉपी करके उसको डिसीव करना। सो द क्राइम ऑफ इलीगली कॉपिंग समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। डिसीव करना मीन्स चीट करना, जैसे फॉल्सिफिकेशन, फेकिंग, चीट एंड इमिटेशन। डन है। सो फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? द क्राइम ऑफ इलीगली कॉपिंग समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। तो किसी इंसान को धोखा देने के लिए आपने किसी भी चीज को गलत रूप से, गैर कानूनी रूप से उसको कॉपी किया है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी चीज को हम फॉर्जरी कह सकते हैं। फॉर्जरी सिग्नेचर हो सकता है, फॉर्ज सिग्नेचर, तो मतलब आपने गलत, उसका नकली आपने साइन किया है, ऑथेंटिक वो नहीं है। डन है। पहला शब्द है इंट्रीम। इंट्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो कोई चीज आपकी टेम्पररी है, कोई चीज आपकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब वो चीज आपकी परमानेंट नहीं है। सो इंट्रीम गवर्नमेंट हो गया। सो गवर्नमेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इंट्रीम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। सो इंट्रीम के अगर हम सिनोनिम्स देखें, टेम्पररी, प्रोविजनल, एक्टिंग, स्टॉप गैप। हमने पढ़ा था, ये चीज ऑलरेडी पढ़ी थी। स्टॉप गैप मेजर्स कौन से मेजर्स थे? टेम्पररी मेजर्स थे। सो इंट्रीम का मतलब कौन सी? जैसे अगर अभी आप देखेंगे इंट्रीम गवर्नमेंट, इंट्रीम गवर्नमेंट का मतलब है कि जब तक परमानेंट आपके गवर्नमेंट नहीं फॉर्म्ड हो जाती है तब तक के लिए वो जो लोग हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। सो इंट्रीम का मतलब क्या हो गया? टेम्पररी, प्रोविजनल, एक्टिंग और स्टॉप गैप।
जैसे दे हैव टेकन इंट्रीम मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए उन्होंने किस तरीके के मेजर्स लिए हैं, किस तरीके का एक्शन लिया है। अभी वो जो चीज है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का पीछे TION लग रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत इंक्रीज कर देना, उस चीज को बहुत मैग्नीफाई कर देना। अब ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चीज को बोल सकते हो आप। तो किसी भी चीज को आपने जैसे द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग सीम लार्जर, उसको और बड़ा बना दिया आपने, और उसको आपने इम्पोर्टेंस दे दी, बहुत बेहतर या और मतलब खराब बना दिया, अच्छा बना दिया, इंक्रीज कर दिया आपने उसको जितना वो रियल में है। जैसे ओवर एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब किसी चीज पे दबाव देना, जोर देना। ओवर एम्फेसिस मतलब एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज्यादा। सो एलैबोरेशन, एलैबोरेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। और डिटेल्ड एलैबोरेशन, उस चीज को एकदम पूरा बढ़ा चढ़ाकर, मैग्निफिकेशन। ठीक है। दिस मे बी एन एग्जैजरेशन बट मे बी देयर इज सम ट्रूथ इन इट। ये शायद कोई एक एग्जैजरेशन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोला गया हो, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ब्रूटल। ब्रूटल जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कोई, अगर हम किसी पर्सन को ब्रूटल कह रहे हैं तो मतलब वो बहुत बुरा है, एकदम क्रूर है। कैसा है वो, क्रूअल है, वॉयलेंट है, एंड कंप्लीटली विदाउट फीलिंग। वो मतलब कोई ऐसा जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, एकदम बस बुरे तरीके से उस काम को कर रहा है। अगर कोई मर्डर है वो ब्रूटल तरीके से हुआ है तो मतलब बहुत घिनौने तरीके से हुआ है वो मर्डर। सो ब्रूटल का मतलब क्या हो गया, क्रूअल, वॉयलेंट एंड कंप्लीटली विदाउट फीलिंग। अब ब्रूटल आप पर्सन को कह रहे हैं, मर्डर को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव है और इसके पीछे आप नाउन लगा रहे हैं, तो उस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। और मतलब हो गया कि अगर हम किसी चीज को, जैसे हमने मर्डर को ब्रूटल बोला, तो बहुत बुरी तरीके से वो उसका मर्डर किया गया था। क्या है, टेक नोट ऑफ समथिंग। ये आपका टेक नोट ऑफ जो है ये आपका एक ईडियम हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना, टू पे अटेंशन समथिंग, टू पे अटेंशन टू समथिंग, टू गिव अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना। अब ध्यान दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। जैसे गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, की गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स की नीड्स हैं, उनकी जो जरूरत है, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। सो गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो टेक नोट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर में ध्यान देना, किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज। सर्ज जो है आप इसको वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। सर्ज को आप वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, अब ये नाउन हो गया कि किसी चीज में हम सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पे द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पे देयर वॉज अ सर्ज, यानी देयर वॉज अ इंक्रीज ऑफ फैंस, यहाँ पे अ आर्टिकल है, ये सर्ज ये आपका नाउन हो गया। तो आप इसे वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर सिर्फ इंक्रीज तो बढ़त या फिर बढ़त होना। अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, और टू इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। अ सडन, और दूसरा मीनिंग क्या होता है, अ सडन एंड ग्रेट मूवमेंट, मतलब एक तरफ में एकदम से लोगों का अचानक से बढ़ने लगना, आगे चलने लगना। जैसे द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, ये हैव लगा है, इसके बाद ये सर्ज्ड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की काम कर रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, ऊपर उठ रहा है ना। ठीक है। द क्राउड सर्ज्ड ऑन टू द फील्ड आफ्टर द गेम एंडेड, सो गेम के खत्म होने के बाद में जो भीड़ है वो एकदम से जो फील्ड है उसकी तरफ में बढ़ने लगी। क्राउड, क्राउड आपका सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है। यहाँ पे जो सर्ज है ये आपका वर्ब हो गया।
एंड देयर वॉज अ सर्ज ऑफ फैंस ऑन टू द फील्ड। इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जहां पे हमने सर्ज को नाउन की तरह लिख लिया है, ठीक है। और इसको अच्छा चलो ठीक है, मैं एक होमवर्क देती हूँ। द कंपनीज प्रॉफिट हैव सर्ज्ड, यहाँ पे ये सर्ज्ड हमने वर्ब की तरह यूज किया है। इसी सेंटेंस का आप मुझे यहाँ पे इसी सेंटेंस का मीनिंग यही रहेगा, लेकिन आप सर्ज को उस सेंटेंस के अंदर में नाउन की तरह यूज करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिडिशन। सिडिशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। सिडिशन का मतलब हो जाता है आप ऐसी कोई लैंग्वेज का या आप ऐसा बिहेवियर है आपका और जिससे आपका ये मकसद है, इंटेंड का मतलब आपका ये मकसद है कि जो आप बाकी लोगों को क्या करें, भड़काएं, ठीक है। तो सिंपली बोलूं, आपका सिडिशन का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भड़काना कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाएं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आ जाएं, या फिर अपने देश का विद्रोह करना, उसको जैसे राजद्रोह हिंदी में कह देते हैं। सो लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंड। इंटेंड का मतलब मोटिव क्या है उसका, टू परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना, है ना, अदर पीपल टू ओपोज देयर गवर्नमेंट, कि वो भी आकर अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, उस देश की जो गवर्नमेंट है उसको, उसका विरोध करें। इस तरीके की भाषा या व्यवहार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए, ठीक है। जैसे इसके नियर बाय सिनोनिम्स में आपका ट्रीजन हो जाएगा। ट्रीजन का मतलब हो जाता है आपका देश के साथ में गद्दारी करना। ट्रेचरी का मतलब गद्दारी होता है। परफिडी का मतलब गद्दारी है। इनफिडिलिटी का मतलब गद्दारी है। इनफिडिलिटी, हाँ, ये आपका बेवफाई में भी आप यूज कर सकते हैं इनफिडिल, है ना। चलो ठीक है, इनफिडिलिटी को लेके ना मुझे बेवफाई के रूप में मुझे ना इसका एक सेंटेंस बताना अगर तुम लोग का भी कोई पार्टनर उसने तुम्हारे साथ में इनफिडिलिटी की हो तो। आगे करें। ही हैज बीन अरेस्टेड एंड चार्ज विद सेडिशन, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर में जो चार्ज लगे हैं, उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप लगा है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिजी। एफिजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको, किसी भी चीज की मूर्ति हो गई, किसी पर्सन की हो गई, या कोई पुतला हो गया। एन इमेज और रिप्रेजेंटेशन स्पेशली ऑफ अ पर्सन, तो किसी भी इंसान का या किसी भी गॉड का भी हो सकता है आपका, उनकी मूर्ति हो गई, जैसे स्टैचू है, मॉडल है, डमी है, इमेज है, फिगर है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए। सो एफिजी का मतलब क्या होता है, मूर्ति या पुतला। जैसे डेमोन्स्ट्रेटर बर्न्ड द एफिजी ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं जो आपके प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने किसकी स्टैचू को, किसके इमेज को बर्न कर दिया है, प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है हमारा एड, AIDE। इसका मतलब होता है सहायक, है ना, हेल्पर। अ पर्सन हु हेल्प समबडी इम्पोर्टेंट इन द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, मतलब कहीं पर भी कोई आपका जो असिस्टेंट है, हेल्पर है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, सपोर्टर है, सबऑर्डिनेट है, जैसे कि द नर्स एड। अब जो मान लो नर्स हैं तो उनके नीचे भी हो गए, उनके असिस्टेंट हो गए, उनके भी हेल्पर हो गए, ठीक है। वो आपको और एक्स्ट्रा मेडिसिन अगर आपको चाहिए होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। डन है।